Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 13th of July 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 जुलाई 2023 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पे लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, गाम्बिया को काफ़ी चर्चा में है, इसको अच्छे से मैप में देखना है। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2010 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के थ्रू पास होती हैं, यहाँ से गुजरती हैं। नीचे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्यास एंड चेनाब ओनली, ऑप्शन नंबर बी ब्यास एंड रावी ओनली, ऑप्शन नंबर सी चेनाब रावी एंड सतलज ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्यास चेनाब रावी सतलज एंड यमुना। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये तो पता ही है कि हाँ, नॉर्थ इंडिया में कितनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे कई सारे ऐसे एरिया हैं जो कि पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। अब उसके बाद दिल्ली को लेकर काफ़ी सारी जो न्यूज़ है वो कवर की जा रही हैं। यमुना नदी का जो पानी है वो अपना जो एक डेंजर लेवल है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा ऊपर आ चुका है। इसको लेकर बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो पब्लिश हो रहे हैं और बोला जा रहा है कि अब से, यानी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अब से अभी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, पानी का स्तर और ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। इसको लेकर जो बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स हैं आप यहाँ पर देख पाओगे। इवन आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है। उसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि यमुना के अंदर में जो वाटर लेवल है वो लगभग 208.05 मीटर तक पहुँच चुका है। पिछले कई सालों में इतना ज़्यादा हाईएस्ट लेवल पर जो पानी है वो नहीं पहुंचा है जितना अब की बार 2023 में देखने को मिला। ये आप देख पाओगे, 7 घंटे पहले की न्यूज़ है। उस समय पर ये जो पानी का लेवल है वो 207.81 मीटर के आसपास का था, लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर पहले की जो न्यूज़ आ रही है उसमें 208.05 मीटर बताया जा रहा है। यानी कि धीरे धीरे पानी का स्तर यमुना के अंदर में और ज़्यादा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा आपको ढेरों आर्टिकल्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं और ऐसी कई सारी खौफनाक सी जो इमेजेस हैं वो भी आपको गूगल पर देखने को मिल जाएंगी। हिमाचल प्रदेश से निकल कर आ रही हैं, दिल्ली से निकल कर आ रही हैं कि किस प्रकार से जो फ्लड्स है वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और इवन दिल्ली के अंदर यमुना नदी के अंदर जो ये पानी का स्तर है वो इस प्रकार का पानी का स्तर 1978 में रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद अब ये हालात हो चुके हैं। दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर बताया है कि 8,000 से लेकर 9,000 लोगों को यमुना नदी के आसपास से जो भी लोग रह रहे थे उनको हटा दिया गया है, इवैक्यूएट कर दिया गया है, दूसरी जगह पर ले जाया गया है। लगभग कह सकते हो कि जिस एरिया में बाढ़ आने का भी और ज़्यादा खतरा बना हुआ है, ठीक है, यानी कि यमुना नदी के आसपास के जो रीजन है, लो लाइंग रीजन है, थोड़ा सा निचला हिस्सा है वो, वहाँ पे लगभग 41,000 जो पीपल हैं, 41,000 लोग उस लो लाइंग एरिया में रह रहे हैं। तो उनके ऊपर खतरा पहुँचने का पूरा यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी है वो नज़र आ रही है इस फ्लड की वजह से। तो उनको भी यहाँ पर अभी इवैक्यूएट करने का जो पूरा प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर जारी किया जा रहा है। ये आप देख पाओगे न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा एक बहुत लंबा चौड़ा जो आर्टिकल है वो दिया गया है। बोला जा रहा है इस प्रकार का यमुना नदी में जो पानी का स्तर है वो लास्ट टाइम 1963 में देखने को मिला था। 1963 में भी आप कह सकते हो लगभग 205.40 मीटर्स के आसपास वाटर लेवल पहुंच गया था। फिर 1978 में 207.49 मीटर्स पहुंचा, फिर 2010 में 207, देन 2013 में 207 और अभी 2023 के अंदर में ये लगभग जुलाई 12 की बात की जा रही है। 12 जुलाई आधी रात तक अगर हम बात करें तो ये 208 पहुंच चुका था और अभी पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि आने वाले समय पर यह स्तर थोड़ा सा और ज़्यादा हो सकता है।
इसमें जो वार्निंग लेवल है वो 204 मीटर्स का है और डेंजर लेवल 205 का। अब वार्निंग लेवल और डेंजर लेवल दोनों ही लेवल को क्रॉस कर चुका है यमुना का पानी, जो कि 208 मीटर्स पर आज के समय पर नज़र आ रहा है करेंटली। यहाँ पर आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा जो लोग हैं अपना जो भी सामान है उसको लेकर अपना जो घर है उसको खाली करके निकल रहे हैं। जो सेफ़ जगह है वहाँ पर जाने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इतना सारा पानी कैसे आ गया? इसके पीछे का रीज़न है नॉर्थ इंडिया में बारिश इतनी ज़्यादा दबाकर हुई है। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हुए थे, अभी कुछ दिन पहले की बात है। फिर उसके बाद में पंजाब में भी वही हाल देखने को मिला, जिसकी वजह से जो ऊपरी स्तर पर डैम बने हुए हैं, क्योंकि यमुना नदी का जब अगर आप पाथ देखते हो, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ। ये बेसिकली दिल्ली का मैप है। अब दिल्ली के मैप में आप ये देख पाओगे, ये है यमुना नदी जो यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ठीक है। और यमुना नदी के आसपास मतलब खासकर ये जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला रीजन है या यमुना पार वाला जो रीजन है, इस पर्टिकुलर रीजन में सबसे बड़ा जो खतरा है वो आज के समय पर बना हुआ है। ये बेसिकली काफ़ी सारा जो लो लाइंग एरिया है उस वाली कैटेगरी में आता है, ठीक है। अब ये यमुना नदी इस प्रकार से आप देख पाओगे ऊपर से आ रही है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है। उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड को क्रॉस करके देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे उत्तर प्रदेश से, देन उसके बाद में यहाँ पर जो ये दिल्ली है, दिल्ली के काफ़ी सारे जो रीजन है वहाँ से ये यमुना नदी गुजरती है और जाकर गंगा में मिल जाती है प्रयागराज के अंदर में, ठीक है। फिलहाल अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इस वाले पर्टिकुलर पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो ऊपर आप देख पाओगे हरियाणा से निकल कर आ रही है। तो हरियाणा में क्या है ना, एक डैम बना हुआ है यमुना नदी के ऊपर में, एक बैरेज बना हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं हथनी कुंड बैरेज। तो हथनी कुंड बैरेज जो ये डैम है, यहाँ से भी कुछ जो पानी है वो रिलीज़ किया गया है, पानी को छोड़ा गया है। क्योंकि ऊपर नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा बारिश हो रही है, उस बारिश की वजह से बहुत सारा पानी जो है उस डैम में स्टोर हो चुका है। और आपको पता है कि जो डैम जो बांध होता है उसकी अपने आप में कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी को हैंडल कर सकता है। उससे ज़्यादा अगर आप उसको ओवरलोड कर दोगे तो डैम टूटने के पूरे चांसेस होते हैं, और डैम टूट जाएगा तो और ज़्यादा तबाही मचती हुई नज़र आएगी। तो क्या किया जाता है, धीरे धीरे डैम में से जो पानी है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। बोला ये गया है कि मंगलवार के दिन ट्यूसडे में लगभग 3 लाख, ध्यान से अब इस बात को सुनना, जो ये मैं नंबर बोल रहा हूँ, 3,59,000, 3,59,000 के आसपास, 3,59,000 क्यूसेक्स। क्या क्यूसेक्स बेसिकली एक प्रकार का मेजरमेंट है, क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। तो 3,59,000 क्यूसेक्स ऑफ वाटर, ये पानी इस बैरेज इस डैम से रिलीज़ किया गया है यमुना नदी के अंदर में। तो ऊपर से इकट्ठा अगर इतना सारा पानी रिलीज़ हो जाएगा तो नीचे यहाँ पर बाढ़ आने के 100% चांसेस हो ही जाएंगे। ये यमुना नदी ओवरफ्लो करने लगेगी। अच्छा, ये 3,59,000 क्यूसेक पानी कितना हो गया? देखो, एक क्यूसेक के अंदर में 1 क्यूसेक इज इक्वल्स टू 28.32 लीटर्स होता है, ठीक है। और इसके आगे एक चीज़ और ऐड कर लो, ये 28.32 लीटर्स पर सेकेंड होता है। यानी एक क्यूसेक का मतलब है कि आप 28.32 लीटर्स एक सेकेंड में इतना पानी रिलीज़ करो। एक सेकेंड में 28 लीटर से ज़्यादा पानी रिलीज़ किया जा रहा है, और यह है 3,59,000 क्यूसेक्स। तो इतना सारा पानी ट्यूसडे में यहाँ पर रिलीज़ किया गया ऊपर डैम से, जिसकी वजह से यहाँ पर ये जो नदी है, यमुना नदी है, वो यहाँ पर ओवरफ्लो करने लगी है। ये इस वजह से यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में यमुना नदी को लेकर थोड़ा संकट बना हुआ है कि आसपास के जो रीजन है वहाँ पे हालात और ज़्यादा भी ख़राब हो सकते हैं। क्योंकि जैसा पानी ऊपर से छूटता है ना, थोड़ा सा समय लगता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में पहुँचते। तो अभी थोड़ा सा और समय लग रहा है, और बोला जा रहा है कि ऊपर से और पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर इस वाले रीजन के अंदर देखो आने वाले समय पर जो पानी का स्तर है वो पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए। एक बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट और हाई फ्लड वार्निंग जारी की जाती है जब ऊपर किसी डैम से 3 लाख क्यूसेक के आसपास पानी छोड़ा जाता है। तो और अभी तो यहाँ पर 3,59,000 से क्यूसेक से भी ज़्यादा जो पानी है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक हाई अलर्ट आज के समय पर दिल्ली के अंदर में जारी है। बाकी मैंने अभी आपको बताया कि 1978 में, 2013 में, 2019 में क्या हालात हुए थे, लेकिन सबसे बदतर अभी 2023 में नज़र आ रहे हैं अगर हम रिकॉर्ड्स के बेसिस पर बात करेंगे तो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बारिश हुई है उसकी वजह से यहाँ पर एक कहीं ना कहीं एक मेन रीज़न देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, जो सेक्शन 144 है वो भी यहाँ पर लागू कर दिया गया है ताकि जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके। इवन जिन लोगों को यमुना नदी के आसपास से इवैक्यूएट किया जा रहा है उनके लिए टेंट्स लगा दिए गए हैं। दिल्ली के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में लगभग 2,500 के आसपास टेंट्स को लगाया गया है ताकि जो लोग अपना घर छोड़कर जा रहे हैं, अपना सामान वगैरह लेकर जा रहे हैं, उनका थोड़ा सा ठहराव किया जा सके, वहाँ पर उनको रोका जा सके। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आने वाले 15-20 दिन तक ऐसी रहने वाली है, उसके बाद ही जाकर थोड़ा बहुत ये कंट्रोल हो पाएगा।
अब यहाँ पर दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ यमुना नदी के बारे में। कुछ रेलिवेंट चीज़ें हैं, कुछ तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये जो यमुना नदी है ना, ये गंगा की एक काफ़ी बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। तो मैंने आपको बताया यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल कर आती है उत्तराखंड से। उसके बाद में ये बहती हुई, ठीक है, जो हमारा प्रयागराज है, ठीक है, पहले जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाया करता था, वहाँ पे गंगा में जाकर ये मिल जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ये नदी बहती है। यमुना जो निकल कर आती है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी यहाँ पर स्टेट्स को क्रॉस करते हुए जाकर प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है। यमुना नदी की जो लेंथ है वो है लगभग 1376 किलोमीटर के आसपास। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम्स बने हुए हैं, जैसे लखवर व्यासी डैम है उत्तराखंड के अंदर में। देन उसके बाद हरियाणा में ताजेवाला बैराज डैम बना हुआ है। इस प्रकार के कुछ और इंपॉर्टेंट डैम्स भी बने हुए हैं नदी के ऊपर में। यमुना नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ हैं। ट्रिब्यूटरीज़ मतलब इसकी सहायक नदियाँ हैं। जैसे नदी चल रही है तो इसकी काफ़ी सारी सहायक नदियाँ हैं जो कि आकर इसमें मिल जाती हैं। वो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? नंबर 1 चंबल, नंबर 2 सिंध, नंबर 3 बेतवा, नंबर 4 केन, फिर उसके बाद में टोंक, देन उसके बाद में हिंदौन। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज़ भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 3 इकॉनमी वाले सेक्शन के साथ में लिंक कर सकते हो। तो जून का महीना ख़त्म हुआ है। जून के महीने में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, खासकर अगर हम बात करें सीपीआई की, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की, या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं, सॉरी, रिटेल इन्फ्लेशन की। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन को ही हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो रिटेल इन्फ्लेशन 4.8% के आसपास देखने को मिला है। तो जून के महीने में जो महंगाई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। इसके पीछे का रीज़न आपने यहाँ पर देखा होगा, जो हमारे दाल हैं, दूध है, टोमेटोज़ हैं, टोमेटोज़ के प्राइसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही हैं। तो जो खाने पीने की चीज़ें हैं जो कि कंज्यूमर्स डेली बेसिस पर परचेज़ करते हैं, तो उन फूड के जो प्राइसेस हैं वो पिछले महीने के कंपैरिजन में, यानी कि मई के कंपैरिजन में जून में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। तो मई के कंपैरिजन में, मई में अगर इन्फ्लेशन 4.31% के आसपास का था, तो अब जून में ये इन्फ्लेशन 4.81% के आसपास यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर बोला गया है जो रिटेल इन्फ्लेशन है प्लस जो फूड इन्फ्लेशन है, दोनों ही जून 2023 में इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो ये बार है, ये दोहरा थोड़ा ऊपर उठता हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे परसेंटेजेस दिए गए हैं वो आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान नहीं रखना है। ये आपसे कभी नहीं पूछे जाते कि यहाँ कितना परसेंट कौन से महीने में था, ये हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन इकॉनमी के अंदर में हमेशा कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, यानी कि आपने इन्फ्लेशन पढ़ा तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए इन्फ्लेशन क्या है। इन्फ्लेशन में जो होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी WPI होता है या CPI होता है, क्या होता है, इनके बीच में डिफ्रेंसिएशन आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। चलो आओ समझते हैं, और आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है या फिर यूपीएससी ने पहले हिस्ट्री में, मतलब इतिहास में कैसे सवाल पूछा है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि ओवरऑल यहाँ पर सीपीआई का ही डिस्कशन किया जा रहा है, रिटेल इन्फ्लेशन का डिस्कशन किया जा रहा है। अब दोस्तों इन्फ्लेशन सबको पता है महंगाई है। जब यहाँ पर कोई हमारा गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बढ़ जाते हैं तो वो हमारा इन्फ्लेशन कहलाता है। इन्फ्लेशन के होने के कई सारे रीज़न हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए मार्केट के अंदर में, और उसकी जो सप्लाई है वो हो ही ना पाए या फिर उसका प्रोडक्शन ना हो पाए। तो सप्लाई नहीं हो पा रही है लेकिन डिमांड उसकी काफ़ी ज़्यादा है मार्केट के अंदर में, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं, जो दाम है, वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो ये बेसिकली एक कारण है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो सकता है। या फिर एक और कारण हो सकता है कि अगर मान लो आप यहाँ पे प्रोडक्शन पहले किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन 5 रुपये का हो रहा था, अब वो प्रोडक्शन 7 रुपये का हो रहा है। तो यानी कि प्रोडक्शन के अंदर ही कॉस्ट अब इंक्रीज़ हो चुकी है। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट के अंदर भी वो जो दाम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले 5 रुपये में वो बन रहा था, अब 5 रुपये बन रहा था लेकिन मार्केट में 7 रुपये का जा रहा था, अब 7 रुपये में बन रहा है तो मार्केट में 9 रुपये का जा रहा है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे जब प्रोडक्शन के अंदर दाम बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको मेन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट कारण बता रहा हूँ, कॉजेज़ बता रहा हूँ, जिसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो हमको देखने को मिल जाती है। अब जब इन्फ्लेशन की बात करें तो दो प्रकार से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है। एक पर्टिकुलर चीज़ है WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज CPI। तो मेजरली यहाँ पर जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है वो रिटेल इन्फ्लेशन यानी कि CPI के बारे में हमने बात करनी है। CPI क्या होता है? CPI बेसिकली यहाँ पर रिटेल बायर के पर्सपेक्टिव से इन्फ्लेशन को मेजर करने का काम करता है। इसका मतलब क्या है? आप हो, मैं हूँ, हम रोज़ाना के बेसिस पर कुछ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं।
है ना, खाने पीने की चीज़ें, फूड हो गया, मेडिकल केयर हो गया, एजुकेशन के बेसिस पर यहाँ पर खर्चा जाता है पैसा। तो ये आपके डेली नीड्स वाली चीज़ें हो गई। तो इसके जो प्राइसेस होते हैं इसमें जो भी चेंजेस आएंगे जब उसको मेजर किया जाएगा तो वो बेसिकली सीपीआई ही कैलकुलेट करता है, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ही यहाँ पर इसको मापने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपका फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम सामान का यूज़ कर रहे हैं उसके दाम बढ़ जाएंगे तो यानी कि वो रिटेल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल अभी टोमेटोज़ की बात की जा रही है, टमाटर हम रोज़ाना यूज़ करते हैं अपना एज अ वेजिटेबल, बट प्रॉब्लम क्या है, अभी के समय पर जो दाम है वो इंक्रीज़ होते हुए नजर आए हैं, तो वो रिटेल इन्फ्लेशन की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। तो रिटेल इन्फ्लेशन कौन कैलकुलेट करता है, यानी कि जो हमारे मेजरली कंज्यूमर के यूज़ वाले प्रोडक्ट्स के प्राइसेस के चेंजेस को कौन कैलकुलेट करता है, तो वो सीपीआई कैलकुलेट करता है। ठीक है, इसमें आपका रोज़ाना का बेवरेजेस है ना, जो भी ड्रिंक्स हैं, फ्यूल है, लाइट, हाउसिंग, क्लॉथिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसके अंदर में इंक्लूड हो जाती हैं। आज के समय में इंडिया के पास में 5 प्रकार के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हैं। तो क्या सीपीआई भी 5 प्रकार के? हाँ, 5 प्रकार के सीपीआई देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग में जो 3 सीपीआई आपको देखने को मिलेंगे वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए अलग सीपीआई है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए और रूरल लेबरर के लिए अलग अलग सीपीआई है। ठीक है, तो ये 3 सीपीआईज तो ये हो गए। जो ये ऊपर के 3 इंडेक्सेस हैं, एग्रीकल्चरल लेबरर, रूरल लेबरर और इंडस्ट्रियल वर्कर, इन तीनों ही इंडेक्स को कौन तैयार करता है? इन तीनों इंडेक्स को लेबर ब्यूरो के थ्रू तैयार किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। लेबर ब्यूरो जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद बाकी जो 2 बचे सीपीआई है वो कौन से हैं? बाकी जो 2 अदर 2 सीपीआईज आपको देखने को मिलेंगे वो है सीपीआई अर्बन और सीपीआई रूरल। शहर के लिए अलग और गांव के लिए अलग इस प्रकार का इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। और ये शहर और गांव वाले जो सीपीआई वाले इंडेक्सेस हैं, इन दोनों इंडेक्स को कौन तैयार करता है? तो इन दोनों इंडेक्स को कंपाइल करने का काम करता है हमारा नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। समझ गए? ये बात यहाँ पर आपने ध्यान में रखनी है। उसके अलावा सीपीआई का जो बेस ईयर है वो आपको 2012 देखने को मिलेगा, लेकिन हाल ही में कुछ चेंजेस करे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने एक नई सीरीज़ यहाँ पर सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर की जारी की है, जिसका बेस ईयर 2016 रखा है। ये केवल इंडस्ट्रियल वर्कर की यहाँ पर बात की जा रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, जिसका बेस ईयर 2016 यहाँ पर रखा गया है। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इस सीपीआई के डेटा का करेंगे क्या? आपने रिटेल इन्फ्लेशन देख लिया, उसको कैलकुलेट कर लिया, क्या किया जाएगा? काफ़ी जगह पे यूज़ किया जाएगा। जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है एमपीसी, आपने सुना होगा एमपीसी के बारे में, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आने वाली यहाँ पर ये एमपीसी कमेटी है। इस एमपीसी कमेटी का मेन काम क्या होता है? हमारे पूरे देश भर में जो महंगाई है उसको रेगुलेट करना, उसके साथ साथ जो हमारे रेपो रेट हैं, रिवर्स रेपो रेट हैं, इसका यहाँ पर इसका रेगुलेशन करना, ये सारा काम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारा इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा का, यानी रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा का यूज़ करती है ताकि इन्फ्लेशन को, ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। प्लस अप्रैल 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इसको की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन के तौर पर अडॉप्ट किया, यानी कि जो महंगाई है उसको मापने का एक सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर आपको सीपीआई देखने को मिलेगा, जिसके बेसिस पर बताया गया है कि अब की बार जून में कितना ज़्यादा यहाँ पर महंगाई नज़र आई है एज अ फूड प्राइसेस। समझ गए? अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इस चीज़ को सुनते हैं। यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछ लिया था। सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो कौन सी बॉडी लेकर आती है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सी लेबर ब्यूरो, या फिर ऑप्शन नंबर डी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द लेबर ब्यूरो। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग के 3 है, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, इसका लेकर कौन तैयार करता है ना, कौन कंपाइल करता है? लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। उसके अलावा यहाँ पे फिर मैंने आपको अर्बन और रूरल वाला बताया था, उसको कौन कंपाइल करता है? अच्छा, अर्बन और रूरल वाला सीपीआई कौन कंपाइल करता है? ज़रा उसको आप याद करने की कोशिश करो, ज़रा उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्लियर हो गया? मज़ा आ गया? बहुत कुछ सीखा इस आर्टिकल से। देखो, आर्टिकल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन इस तरीके से आपको न्यूज़ को पूरे बैकग्राउंड डेटा से कनेक्ट करना है कि वो आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए, एग्ज़ाम में जहाँ से चीज़ें पूछी जाएंगी वो भी यहाँ पर आपको समझ में आ जाए। आगे आते हैं। नाउ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। जो हमारे इस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं वो डेली बेसिस पर बहुत सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग को उनको कंटेंट मिल जाता है डेली बेसिस पर, है ना। तो काफ़ी सारे लोग और भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने में। मेरे पास मैसेजेस करते हैं, सर प्रोसेस बता दो, तो मैं उनको बोलता हूँ कि अगले दिन का वीडियो देख लेना, या वीडियो देख लो यूट्यूब पर, मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ डेली बेसिस पर।
हमने पेड ग्रुप स्टार्ट कर रखे हैं, वहाँ पर आप करेंट नोट्स पीडीएफ्स वगैरह को जो है वो पा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया यहाँ पे इन्फ्लेशन वाला, इसका बैकग्राउंड डेटा मैंने आपको दिया है ना, जहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा। फिर ऐसे ही मैंने यमुना नदी के बारे में पढ़ाया, फिर वहाँ से आपका जो बैकग्राउंड डेटा है वो समझाया कि यमुना नदी के बारे में हमने समझा, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आज आपको दिया भी है स्टार्टिंग में, है ना। तो वो सारा का सारा जो डेटा है, वो बैकग्राउंड डेटा है, वो आपको करेंट नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में एक पर्टिकुलर पेड ग्रुप के अंदर में प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चाहो तो आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उस पेड ग्रुप में अलग अलग तरीके से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। उस ग्रुप का आप बेहतरीन तरीके से यूज़ कर सकते हो। अगर किसी को नोट्स बनाना नहीं पसंद है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता है, नोट्स बनाने बैठोगे तो इस वीडियो को 3-4 घंटे में कवर कर पाओगे। तो एक अच्छा सोल्यूशन है कि आप उस ग्रुप का बेहतरीन तरीके से यूज़ करो। और उस ग्रुप का कैसे यूज़ किया जा सकता है उसको लेकर एक ऑलरेडी वीडियो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर रखा है। उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप एक बार उसको गो थ्रू कर सकते हो। पेड ग्रुप डेमो वीडियो लिंक के नाम से वो लिंक दिया गया है। और अमाउंट वगैरह क्या है इसका, तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट है, कोई ज़्यादा यहाँ पर आपसे 5,000 10,000 रुपये नहीं लिए जा रहे हैं। यहाँ पर केवल 499 रुपीज़ हैं, 499 रुपीज़ फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। आपको हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर उस ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। आपने कभी दोबारा इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए या सब्सक्रिप्शन को वापस से रिन्यू करवाने के लिए कभी यहाँ पर दोबारा इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। केवल एक बार इन्वेस्टमेंट करो, अपनी पढ़ाई बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरफेरेंस के करते रहो। और इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे आपको व्हाट्सएप पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना, आपको रिप्लाई आएगा, आपका पूरा प्रोसेस बताया जाएगा पेमेंट का, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। बाकी जो मैं हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है दोस्तों उसको प्रेस कर देना। हमारा टारगेट आज का 5K प्लस लाइक्स का है, इसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाओगे, लिखोगे दीपा यादव एजुकेशन, आपको प्रोफाइल मिलेगा ये वाला, जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा मेरे साथ में ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी वहाँ पर मेरे साथ में जुड़िए। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात की जा रही है कि UNHRC की अभी रिसेंटली वोटिंग होती है। UNHRC मतलब UN ह्यूमन राइट काउंसिल की हम लोग बात कर रहे हैं। UN स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके अंदर वोटिंग हुई। और वोटिंग किस चीज़ को लेकर हुई है पहले वो समझ लेते हैं। कुरान को लेकर रिसेंटली यहाँ पर दिखने को मिला है कि कुरान का डिसरिस्पेक्ट किया गया है, कुरान का यहाँ पे कुरान को अपवित्र किया गया है, इम्प्योर किया गया है ना। इस प्रकार के जो एक्शंस हैं वो लिए गए हैं। कुछ कंट्री के अंदर में जो वीडियोज़ हैं वो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हुई हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसी के बेसिस पर जो ये पर्टिकुलर बॉडी है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, इसके अंदर में पाकिस्तान ने एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को लेकर आया। और वो ड्राफ्ट रेजोल्यूशन बेसिकली सभी मुस्लिम्स कंट्रीज़ या फिर कह सकते हो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वाले देश हैं उनके बिहाफ में लेकर आया गया कि जो ये अभी हरकत की गई है रिसेंट बेसिस पर, ये जो एक्शन किया गया है, कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया गया है ना, ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, इसकी निंदा की गई है। और उस प्रकार के एक्शन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से रिजेक्ट किया गया है अभी यहाँ पर, ठीक है। इसके बेसिस पर वोटिंग की गई थी कि रिजेक्ट कौन करता है इसको और कौन सपोर्ट करता है। तो इसके बेसिस पर भी आप देखोगे तो कई सारी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो कि फेवर किया है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर इसके अगेंस्ट में क्या है कि देखो हमें से कोई मतलब नहीं है, हम इसके अगेंस्ट में वोट कर रहे हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनका कहना है कि ना हम इधर हैं ना हम उधर हैं, ना हम कहना चाहते हैं कि इधर ऐसा होना चाहिए था, ना हम कहना चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था। तो जो ये रेजोल्यूशन लेकर आया गया था, इस रेजोल्यूशन में बेसिकली बात की है किस चीज़ की, जो अभी रिसेंटली कुरान को डिसरिस्पेक्ट किया है उसकी निंदा करने की, कि कौन कौन निंदा करता है। तो काफ़ी सारे जो देश हैं जो फेवर में हैं, वो फेवर में देश आपको देखने को मिलेंगे बांग्लादेश, चाइना, क्यूबा, मलेशिया, मालदीव्स, उसके बाद पाकिस्तान, कतर, यूक्रेन, UAE, ये सब यहाँ पर फेवर में है। तो लगभग बताया जा रहा है कि ऐसे 28 कंट्रीज़ हैं जो फेवर में आई हैं, ठीक है। जबकि 12 देश ऐसे हैं जो कि अगेंस्ट में हैं। कौन कौन से देश अगेंस्ट में? बेल्जियम, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, UK, US, ये निंदा करने से मना करते हैं इस वोटिंग के अंदर में, ये अगेंस्ट में आ गए। बाकी 7 कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने एब्सटेंड कर दिया है, यानी कि वो ना इधर है ना उधर है, उनका एक न्यूट्रल वोट है। इंडिया कहाँ पर है? तो इंडिया ने भी यहाँ पर इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट दिया है। इंडिया भी यहाँ पर इस चीज़ की निंदा करता है कि हाँ ये चीज़ें यहाँ पर निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। समझ गए? तो ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन अभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अलग तरीके से बन सकता है। मैंने आपको ये आर्टिकल इसलिए पढ़ाया ताकि आप थोड़ा सा UNHRC के बारे में जान सको, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनने वाला है। कई बार इस प्रकार की बॉडीज़ को लेकर सवाल बने भी हैं। तो यह है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ये बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यानी कि काफ़ी सारे जो देश हैं वो इस पर्टिकुलर ग्रुप का हिस्सा हैं।
उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती हैं। ये जो बॉडी है ये यूनाइटेड नेशन के सिस्टम के अंडर में ही आती है। इस बॉडी की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन जो यहाँ पर इसका काम है वो है जो ह्यूमंस हैं दुनिया भर में, उनके राइट्स, उनके जो हक हैं उनकी प्रोटेक्शन करना, है ना, उनकी सुरक्षा करना, उनका प्रमोशन करना। तो उनके राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर ये बात करता है, जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, एक ह्यूमन राइट काउंसिल है। इस काउंसिल को कब बनाया गया था? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2006 में इस काउंसिल को बनाया था और इस काउंसिल ने पुराने वाले काउंसिल को रिप्लेस कर दिया है। पहले वाला जो काउंसिल हुआ करता था वो था UNCHR, यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स। इसको रिप्लेस करके यहाँ पर ये UNHRC बनाया गया है। समझ गए? अब यहाँ पर जो ए हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट का ऑफिस है, ये कहीं ना कहीं एक सेक्रेटेरिएट की तरह काम करता है इस ह्यूमन राइट काउंसिल के लिए। यानी कि जो ये हमारा UNHRC है ना, ये ह्यूमन राइट काउंसिल जिसकी बात कर रहे हैं, इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक ऑफिस है, ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, वो यहाँ पर मेजरली काम करता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो ध्यान रखना, हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका सही उत्तर है। इसके अंदर टोटल 47 मेंबर्स हैं, जिसको लेकर अभी वोटिंग करवाई गई थी और मैंने आपको बताया कौन कौन से देश किस किस के पक्ष में है या खिलाफ में है। वो मैंने आपको बताया कि वोट फेवर में कौन कौन दिया है और अगेंस्ट में कौन कौन दिया है। नाउ बात यहाँ पर की जा रही है कि जो 47 मेंबर्स यहाँ पर आते हैं वो 47 मेंबर्स ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर एरिया से आते हैं, दुनिया भर से यहाँ पर ये 47 मेंबर्स निकल कर आते हैं। जैसे अफ्रीका से 13 सीटें आपको इस पर्टिकुलर बॉडी में देखने को मिलेंगी, एशिया पैसिफिक से 13 सीटें देखने को मिलेंगी, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन स्टेट से 8 सीटें देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न यूरोप से 7 सीटें देखने को मिलेंगी और ईस्टर्न यूरोप से 6 सीटें देखने को मिलेंगी। और इस पर्टिकुलर काउंसिल के अंदर में जो भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं या जो भी मेंबर्स इलेक्ट होते हैं वो 3 साल के पीरियड के लिए काम करते हैं। ध्यान रखना, 3 साल तक यहाँ पर वो सर्व करते हैं और 3 साल तक सपोज यहाँ पे उनका जो टेन्योर है वो पूरा हो गया 3 साल बाद, तो क्या दोबारा तुरंत ही यहाँ पर उनका री इलेक्शन हो सकता है? नहीं। देखो, री इलेक्शन हो सकता है लेकिन इमीडिएटली नहीं हो सकता। एक बार आपने 3 साल का टेन्योर खत्म कर दिया है तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद री इलेक्शन होगा। एकदम अगर आप सोच रहे हो री इलेक्ट हो जाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए? तो ये था यहाँ पर पूरा का पूरा UNHRC के बारे में। नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। नव अगले आर्टिकल में बताया जा रहा है जो हमारी केंद्र सरकार है वो ये देख रही है टमाटर को लेकर हालात ख़राब है नॉर्थ इंडिया के अंदर में। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में टमाटर के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। इवन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो अभी सबसे ज़्यादा जो दाम देखने को मिले हैं वो भटिंडा में देखने को मिले हैं। भटिंडा जो पंजाब में है वहाँ पर 203 रुपये पर केजी टमाटर देखने को मिला है। तो केंद्र सरकार ये टमाटर को साउथ और वेस्ट से परचेज़ करेगी। हमारे जो सदर्न स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र है, उसके बाद में यहाँ पे कर्नाटका है, इनसे टमाटर को परचेज़ किया जाएगा। परचेज़ करने के बाद में नदर्न सिटीज़ में, दिल्ली वगैरह में बेचा जाएगा जहाँ पर प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सरकार ने डिसाइड किया है कि जो हमारा नॉर्थ इंडिया में कहीं कहीं कौन कौन से शहर ऐसे हैं जहाँ पर 200 से ज़्यादा प्राइसेस में टमाटर मिल रहे हैं, वहाँ पर इन प्राइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। उसके लिए सरकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, इन सब स्टेट से टमाटर को परचेज़ करेगी। परचेज़ करने के बाद में नॉर्थ इंडिया के शहरों में सस्ते दाम में, डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर में इन टमाटर को सेल किया जाएगा। ठीक है, इसको लेकर जो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इस डिपार्टमेंट ने क्या किया है, हमारे नाफेड को, नाफेड मतलब नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, नाफेड के साथ साथ NCCF, NCCF मतलब नेशनल कोऑपरेशन कंज्यूमर्स फेडरेशन। तो जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है इन्होंने नाफेड और NCCF इन दोनों से बोला है कि आपको तुरंत ही टोमेटोज़ परचेज़ करने हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र से, और उन टोमेटोज़ को परचेज़ करने के बाद में इधर नदर्न सिटीज़ में जाकर इसको बेचना है और डिस्काउंटेड प्राइस में बेचना है ताकि थोड़ा सा प्राइस को मेंटेन कर सकें। अभी कुछ ये 15-20 दिन की बात है, आने वाले समय पर थोड़ा बहुत जब मेंटेन हो जाएगा मामला तो सिचुएशन ठीक हो जाएगी। क्योंकि एग्जैक्टली हुआ क्या, हिमाचल प्रदेश में इतनी खतरनाक बारिश हुई है जिस बारिश की वजह से जो ये प्रोडक्शन है टमाटर का वो इतना ज़्यादा प्रॉपर नहीं हो पाया है। और हिमाचल प्रदेश यहाँ पर ऐसा स्टेट है, इकलौता स्टेट है जहाँ पर टोमेटोज़ जुलाई में भी हार्वेस्ट किए जाते हैं, लेकिन अभी फ्लड की वजह से हालात ख़राब हो चुके हैं। तो थोड़े समय की बात है, उसके बाद चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएंगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। नाउ ये तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया। अगेन एग्जामिनेशन में क्या बन सकता है यहाँ से, एग्जामिनेशन के लिए 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया। एक है नाफेड, एक है NCCF। दोनों को लेकर कभी भी आपसे सवाल बन सकते हैं। तो पहले हम लोग नाफेड के बारे में बात करेंगे। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक कुछ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन है हमारे मार्केटिव कोऑपरेटिव्स का, खासकर जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया में जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जो हमारी फसलें हैं, उसको लेकर ये पूरा कोऑपरेटिव तैयार किया गया है। इस बॉडी को यहाँ पर, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 2 अक्टूबर 1958 में
और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में इस बॉडी को रजिस्टर्ड भी कर दिया गया है। नाफेड आज के समय पर दुनिया का कह लो या इंडिया का सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट और मार्केटिंग एजेंसी की तरह काम करता है। अच्छा, यानी खरीदारी भी और उसको मार्केट में प्रेजेंट भी करना, दोनों काम करता है। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ की खरीदारी की बात कर रहे हैं हम लोग? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो भी हमारे खेती बाड़ी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, जो फसलें हैं, उनकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो नाफेड सबसे बड़ा प्रोक्योरमेंट का काम और उनकी मार्केटिंग का काम करता है, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेकर भारत में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइज, प्रमोट और मार्केटिंग को डेवलप करना, प्लस जो एग्रीकल्चरल और जो फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस होकर निकला है उसका प्रॉपर स्टोरेज करना, उसकी डेवलपमेंट करना, मार्केटिंग करना, ये सारा काम यहाँ पर आपको नाफेड का देखने को मिल जाता है। समझ गए? ये बात हुई नाफेड की। अब बात आता है यहाँ पर दूसरा एनसीसीएफ। ये क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन। एनसीसीएफ नाम की जो बॉडी है, इसको 16 अक्टूबर 1965 में बनाया गया था। अगेन ये एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव की तरह काम करती है हमारे देश में। कंज्यूमर कोऑपरेटिव मतलब एक इस प्रकार की बॉडी है जो कि कंज्यूमर्स जिसको ओन करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। मतलब कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स के लिए काम कर रही है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव क्या होते हैं? एक ऐसा कोऑपरेटिव जो कंज्यूमर्स मैनेज कर रहे हैं और यहाँ पर पूरा की तरह से यहाँ पर उसको ओन कर रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो एनसीसीएफ है, इसको भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के अंदर में रजिस्टर्ड कर दिया गया है। इसके आज के समय पर 24 अलग अलग ब्रांच ऑफिसेस देखने को मिल जाएंगे हमारे देश भर में। इस एनसीसीएफ का मेन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर में सिचुएटेड है। प्लस यहाँ पर एनसीसीएफ का जो मैनेजमेंट है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर जो हमारा जनरल बॉडी, एक जनरल बॉडी भी देखने को मिलती है। जनरल बॉडी के बाद पास में जो मेन पावर्स हैं वो एनसीसीएफ की देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। प्लस जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर एनसीसीएफ के अंदर में होते हैं, उनके पास में भी कई सारी पावर्स होती हैं। तो एनसीसीएफ प्लस जनरल बॉडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और जनरल बॉडी के मेंबर्स, ये दो अलग अलग इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो कि कहीं ना कहीं एनसीसीएफ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इस एनसीसीएफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना, उसके अलावा कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन पहुँचाना, यानी कि यहाँ पर लोग संतुष्ट रहें, ठीक है, उनकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, प्लस यहाँ पर एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस को यहाँ पर अचीव करना, ये सारा काम यहाँ पर इस एनसीसीएफ का देखने को मिलता है। प्लस जो हमारे कोऑपरेटिव्स हैं इनकी ग्रोथ के ऊपर मेन काम करना, ये हमारा एनसीसीएफ का वर्क है। तो एनसीसीएफ और नाफेड इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, कहीं पर भी आपसे प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स देकर क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नौ आएंगे बिजनेस पेज पर। इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इकलौता आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। कुछ खास इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। बात की जा रही है आईआईपी। आईआईपी का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आया है 5.2% से। ये कौन से महीने का डेटा है? यह है मई के महीने का डेटा। तो मई के महीने का डेटा निकल कर आया। मई के महीने में जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो हुई हैं। चाहे आप कैपिटल गुड्स की बात कर लो, चाहे आप अपने मार्केट या फिर अपैरल मार्केट या फर्नीचर मार्केट की बात कर लो, है ना। उसके अच्छा, जो हमारा फर्नीचर मार्केट है इसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। उसके अलावा जो हमारा फार्मास्यूटिकल मार्केट है, दवाइयों वाला सेक्टर है, मोटर व्हीकल प्रोडक्शन का सेक्टर है, इसमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। तो मई के महीने में ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रीज़ की सिचुएशन क्या थी, मैन्युफैक्चरिंग कैसी हुई है, माइनिंग कैसी हुई है, उसको लेकर बात की जा रही है। तो मई के महीने में सिचुएशन इंप्रूव हुई है। मई के महीने में जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ हुई है वो 5.2% के आसपास देखने को मिली है। जबकि मई से पहले वाला महीना जो अप्रैल 2023 का महीना था, इसमें जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ था वो 4.46% था। तो अप्रैल के कंपैरिजन में मई के महीने में ज़्यादा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पर नज़र आएगा, ऐसा यहाँ पर हमारा इस डेटा के अंदर में शो किया गया है, ठीक है। अब ये चीज़ें यार आपसे पूछी नहीं जाती है, कौन से परसेंट से कौन सी इंडस्ट्री ग्रो की, कौन सी इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्ट की, कभी नहीं पूछा गया है, आज तक नहीं पूछा गया है, ना आगे पूछा जाएगा। ये हर महीने चेंज होते रहता है डेटा, ठीक है। तो स्पेशली यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़नी हैं जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, जो फैक्ट्स हैं, जो डायरेक्टली हमारे, अगर आप कोई किताब भी उठा लेते हो, रमेश सिंह उठा लेते हो, कोई और इकोनॉमिक किताब उठा लेते हो, तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें मिल जाएँ, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन बन रहे होते हैं। जैसे आईआईपी को लेकर आपसे सवाल बन सकता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर, कि आईआईपी को लेकर कुछ भी पूछा जा सकता है, कौन तैयार करता है, कैसे तैयार होता है, क्या है इसके अंदर में, समझ गए। तो आईआईपी क्या है? आईआईपी बेसिकली एक तरीका है, एक इंडिकेटर है जो कि हमें बताता है कि हमारा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हुआ है,
ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस प्रकार के बदलाव हुए हैं, तो इंडस्ट्री के प्रोडक्शन में किस प्रकार के चेंजेस हुए हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वो दर्शाने का काम आईआईपी करता है। और इस आईआईपी को कौन तैयार करता है, इसको कंपाइल और हर महीने पब्लिश करने का काम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के पास में है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। ठीक है, समझ गए। अब आईआईपी के अंदर में काफ़ी बड़े बड़े ब्रॉड सेक्टर्स को भी कवर किया गया है। जैसे अब जब हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर कुछ बेसिक गुड्स हो गए, कैपिटल गुड्स हो गए, इंटरमीडिएट गुड्स हो गए, ये यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के ऊपर भी मेन फोकस रखा जाता है। तो ये जो इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो ये प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा ना, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसका बेस ईयर 2011-12 है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है इसका महत्व, क्यों यहाँ पे इस इंडेक्स को लाया जाता है। तो पहली चीज़, सरकारी एजेंसीज़ यहाँ पर इस इंडेक्स का यूज़ करती हैं ताकि अच्छी पॉलिसीज़, अच्छी नीतियाँ बना सकें हमारी इकॉनमी के प्रति। ठीक है, इवन यहाँ पर जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और भी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक बॉडीज़ हैं, वो यहाँ पर इस इंडेक्स का यूज़ करती हैं नई पॉलिसीज़ को मेंटेन करने में, उसको बनाने में। तो ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है आईआईपी, ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट बॉडी मान सकते हो, या एक इम्पॉर्टेंट बॉडी का इसको दर्जा मिला हुआ है, क्योंकि इसका मेन काम हमारी इकॉनमी के कैलकुलेशन में भी है, जीडीपी को कैलकुलेट करने का भी यहाँ पर एक मेन काम ये करता है। समझ गए, तो ये था यहाँ पर आईआईपी। नाउ आते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर। नाउ आज हमारे न्यूज़पेपर के अंदर में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं और दोनों ही काफ़ी खास हैं, एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट हैं। क्योंकि मैं ज़्यादा फालतू की बकवास के ऊपर बात नहीं करूँगा, फालतू वाले एडिटोरियल जहाँ पर कुछ और चर्चा हो रही होगी, एग्ज़ाम से हटकर चर्चा हो रही होगी, वो हमारे काम के नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। तो राजीव रंजन साहब ने यहाँ पर लिखा है साउथ चाइना सी को लेकर कि साउथ चाइना सी में किस प्रकार से टेंशन्स हैं। साउथ चाइना सी में चाइना एक ऐसा देश है जो कि पूरे समुद्र को क्लेम करता है, बोलता है ये मेरा रीजन है, और साउथ चाइना सी में बाकी सारे जो देश लोकेटेड हैं, है ना, उन देशों के साथ में डिस्प्यूट रहते हैं चाइना के। तो कैसे यहाँ पर चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो साथ में मिलकर चाइना को कंट्रोल कर सकती हैं साउथ चाइना सी में, इंडिया कैसे एक रोल प्ले कर सकता है, वो सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर इन्होंने कवर किए हैं। एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। और दूसरा जो एडिटोरियल है हमारा, वो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज के ऊपर में है। यहाँ पर आप देख पाओगे सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, वो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस में और इंटरव्यू में, तीनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और आज का मेंस का क्वेश्चन जो है वो इसी पर्टिकुलर एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, इससे पहले वाला आर्टिकल मैं कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ट्राई ने यहाँ पर अभी ऐप्स के ऊपर बैन लगाने के बारे में बात की है, ट्राई क्या है अभी 2 दिन पहले डिस्कस किया था। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इसके ऊपर हम जोर नहीं दे रहे हैं, ये अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो ये थोड़ा रेलिवेंट है। अब बात यहाँ पर क्या की जा रही है कि जो हमारा यूनियन कैबिनेट है, उन्होंने अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल को पार्लियामेंट में अप्रूवल दे दिया है। ये बिल क्या करेगा, एक पर्टिकुलर जो बॉडी है वो बनाकर लेकर आएगा जिसका नाम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, और ये बॉडी हमारे देश में जो रिसर्च है इसको प्रमोट करने का काम करेगी। ठीक है, इसको पूरी तरह से बढ़ाने का काम करेगी। और आज के टाइम पे हमारा देश बाकी सारी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में जो सबसे ज़्यादा पीछे रह चुका है वो रिसर्च सेक्टर है। तो वहाँ पर भी इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए स्पेशल फोकस एनआरएफ के ऊपर किया गया है। तो क्या है एनआरएफ, कैसे काम करता है, आगे क्या होने वाला है, क्या दिक्कतें हैं इसमें, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी एनआरएफ की, क्या इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स यहाँ पे कवर किए हैं विनय पांडा साहब ने। समझते हैं एक एक करके। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, न्यूज़ क्या है। न्यूज़ यहाँ पर यह है कि जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल है इसको अभी अप्रूवल मिल चुका है, और अप्रूवल मिलने के साथ साथ कह सकते हो हमारे देश के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। इससे क्या होगा, हमारा देश जो रिसर्च और डेवलपमेंट के सेक्टर में, क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट कई सारे सेक्टर्स में हो रहा है, लेकिन जो रिसर्च में और डेवलपमेंट के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत कम है। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर को और मजबूत करना, इसको सपोर्ट करने के लिए ये जो पर्टिकुलर स्टेप है, ये जो बिल है, इसको लेकर आया गया है, इसको अप्रूवल मिला है, जिसके बेसिस पर एक बॉडी हमें मिलेगी जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक प्रकार की ऐसी कंपनी होने वाली है, एक ऐसी बॉडी होने वाली है जो कि हमारी सर्ब नाम की बॉडी को रिप्लेस कर देगी। सर्ब क्या है, यह है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि एक मेजर स्पेशल फोकस रखती है साइंस सेक्टर के ऊपर में। ठीक है, तो इस वाली बॉडी को रिप्लेस कर देगा एनआरएफ, ये आपने ध्यान में रखना है। एनआरएफ का मेन काम क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च करना है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि जो अलग अलग जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जब वो साथ में मिलकर काम कर रही होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स साथ में मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो उस प्रकार की रिसर्च को ये प्रमोट करने वाला है। समझ गए। अब यहाँ पर जो ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन गोल है, इसका जो मेन गोल है वो क्या है। पहली चीज़, हमारे देश में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को प्रमोट करना,
यानी भारत के जो अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट्स जो कि रिसर्च को लेकर काम कर रहे हैं उनको सबको साथ में लेकर आना। दूसरा, यहाँ पर कई सारी जगह पर देखो कई सारे डिपार्टमेंट्स इंडिया में काम कर रहे हैं रिसर्च को लेकर। अब क्या होता है, कई बार एक ही पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर दो तीन जगह सेम रिसर्च हो जाती है, तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक का बार बार डुप्लीकेशन यहाँ पर नज़र आ रहा है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट उसके ऊपर रिसर्च कर रहा है, सक्सेसफुल हो चुका है, तो दूसरे को इसके ऊपर करने की क्या ज़रूरत है। अब आपस में बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, मिलकर काम कर नहीं रहे हैं आपस में, इस वजह से किसी को कुछ पता ही नहीं है इन्फॉर्मेशन, और इस वजह से यहाँ पर एक ने वो काम कर दिया, अब दूसरा व्यक्ति उसी के ऊपर काम करके उसी के ऊपर रिसर्च करके अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है, जबकि वही एनर्जी वो दूसरे सेक्शन में लगा सकता था, दूसरे किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में रिसर्च कर सकता था। समझ गए। तो इस प्रकार के डुप्लीकेशन को भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा सकेगा। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। उसके बाद अब यहाँ पर इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होंगे वो यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर इसमें होगा कौन कौन, ये पूरा फाउंडेशन, ये जो पूरी बॉडी है ये हेड की जाएगी हमारे प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, हमारे प्रधानमंत्री इसको हेड करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ साथ 10 और मेजर डायरेक्टरेट्स इसके अंदर में होने वाले हैं, ठीक है, जो कि साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, हर एक सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। अभी तक जो हमारे पास में बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक ही पर्टिकुलर सेक्टर के लिए, साइंस के लिए ही है, लेकिन अभी यहाँ पर साइंस, आर्ट, ह्यूमैनिटीज़, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप हर एक एस्पेक्ट के ऊपर हमें फोकस करने की कोशिश की गई है कि हर एक पोर्शन के ऊपर जोर दिया जाएगा, हर एक सेक्टर के अंदर में रिसर्च को प्रमोट किया जाएगा। ये जो एनआरएफ वाली बॉडी है इसके अंदर में 18 मेंबर का बोर्ड भी बनेगा, एक पूरा बोर्ड होगा जिसमें 18 मेंबर होंगे, इंडियन और इंटरनेशनल साइंटिस्ट भी होंगे, सीनियर गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे, इंडस्ट्री के लीडर्स होंगे, ये बोर्ड मिलकर काम करने वाला है। ये एनआरएफ को रजिस्टर किया जाएगा एज अ सोसाइटी और इसके पास में एक अपना खुद का हेडक्वार्टर, अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट सेक्रेटेरिएट भी होगा। अब एनआरएफ के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि क्या हो सकता है, जब एनआरएफ तैयार हो जाएगा तो ये भारत के लिए क्या करके देगा। नंबर 1 पॉइंट, ये इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है रिसर्च और डेवलपमेंट के अंदर में उसको बढ़ाएगा। ठीक है, अभी जो रिसर्च और डेवलपमेंट है भारत का वो हमारे जीडीपी का केवल 0.7% है। हम केवल अपने इकॉनमी का, अपने जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 0.7% खर्च रहे हैं आरएनडी के ऊपर में। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि साल 2030 तक इस 0.7% को 2% कर देना है। ठीक है, जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको 0.7% से 2% तक साल 2030 तक पहुंचाने का काम करेगा ये हमारा एनआरएफ, दैट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। दूसरा, इंडिया का जो यहाँ पर दुनिया भर में कह सकते हो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा, इंडिया का कंट्रीब्यूशन दुनिया भर में इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। प्लस जो टैलेंटेड रिसर्चर्स होंगे उन टैलेंटेड रिसर्चर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर मिल पाएगी सभी लोगों को जो कि यहाँ पर काम कर पाएंगे। उसके अलावा नए नए आविष्कार, इनोवेटिव सॉल्यूशंस, नए नए तरीके के यहाँ पर कह सकते हो जो उपाय हैं, भारत के जो डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं, भारत के डेवलपमेंट सेक्टर में जो चुनौतियाँ आ रही हैं वहाँ पर किस प्रकार से सॉल्यूशंस लाए जा सकते हैं उसको लेकर डिस्कशन होगा इस एनआरएफ के अंदर में। ठीक है, अब क्वेश्चन यह है कि इतनी भी आवश्यकता क्या पड़ गई, काम तो हो ही रहा था, चल ही रहा था सब कुछ धीरे धीरे, क्या दिक्कत थी, इतनी भी ज़रूरत क्यों पड़ गई एनआरएफ की हमें। नंबर 1 पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे जो रिसर्च इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर वो दुनिया में कई सारे देशों से काफ़ी ज़्यादा पीछे है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया आज इंडिया अपने पूरे जीडीपी का 0.7% खर्चता है रिसर्च और इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, है ना। जबकि आप दूसरे कंट्रीज़ को देखोगे, मेजर इकोनॉमीज़ को देखोगे दुनिया में, जैसे यूएस अपने जीडीपी का 2.8% खर्च रहा है केवल रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर में। चाइना अपने यहाँ पे 2.1% खर्च रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट पे अपने जीडीपी का। इजराइल अपने जीडीपी का 4.3% रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च रहा है। साउथ अफ्रीका अगेन 4.2%, जबकि इंडिया केवल 0.7%। तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी बिलो एवरेज आ रहा है, जिसकी इंक्रीमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसको इंक्रीज़ करने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आ चुका है। ये बॉडी ये काम करने वाली है। दूसरा, अब रिसर्च को लेकर इतना ज़्यादा काम होता नहीं है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम है तो हमें ज़्यादा आउटपुट मिलता भी नहीं है, तो इंडिया काफ़ी पीछे है। क्योंकि आपके देश में नई नई रिसर्चेस होंगी, आप नए नए आविष्कार करोगे, नई नई चीज़ें बनाओगे। आप नई चीज़ें बनाओगे तो उस पर पेटेंट लेने का काम करोगे, यानी कॉपीराइट लोगे कि भैया कोई दूसरा कॉपी ना कर ले, कोई दूसरा देश ये ना कहे कि ये मैंने बनाया है। तो इस प्रकार से कई सारे देश पेटेंट लेते हैं। अब आप देखोगे विपो के अकॉर्डिंग चाइना ने अभी तक लगभग 1.538 मिलियन पेटेंट्स एप्लीकेशन फाइल कर दिए हैं। आप इमेजिन करो, इतने इनोवेशंस हुए, इतने नए आविष्कार करें, जिसमें से 10% आविष्कार जो नॉन रेसिडेंट चाइनीज़ है, जो बाहर रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, है ना, चाइना से बिलोंग करते हैं, कहीं और रह रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर आविष्कार किए।
लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा नंबर है, इतने सारे पेटेंट्स को फाइल करना इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद में यूएस ने यहाँ पर कह सकते हो अभी 6,05,571 नए पेटेंट्स एप्लीकेशन फाइल कराए हैं। ठीक है, ये पेटेंट्स यहाँ पे फाइल करे गए, यानी कि नए इतने सारे इनोवेशंस यहाँ पर इस कंट्री में हो चुके हैं, तभी तो कॉपीराइट लेने के लिए गए हुए हैं। लेकिन इंडिया ने, जब आप चाइना और यूएस को देखते हो तो यहाँ पे आप इंडिया को कंपेयर करते हो तो इंडिया काफ़ी पीछे है। इंडिया ने केवल और केवल 45,057 पेटेंट्स को अभी तक फाइल किया है, केवल इतने 45,000, जहाँ जबकि यहाँ पर यूएस 6 लाख से ऊपर है और यहाँ पे चाइना 1.5 मिलियन यानी 15 लाख के आसपास है। इंडिया 45,000 के आसपास है, जिसमें से अगेन 70% तो केवल नॉन रेसिडेंट इंडियंस जो हैं, एनआरआई जो हैं, उनके थ्रू यहाँ पर ये किया गया है। उसमें भी इंडिया का रोल जो है इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगेन जब हमारे पास में कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, बॉडी होगी जो प्रॉपर इस पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रही होगी रिसर्च और इन्वेस्टमेंट में, तभी तो इंडिया आगे बढ़ पाएगा। तो यहाँ पर अगेन एनआरएफ का काफ़ी बड़ा रोल होने वाला है। दूसरा, इंडिया में रिसर्च को लेकर जो अपॉर्चुनिटीज़ है, जो अवसर हैं, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, रिसर्च फंडिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलती है, रिसर्च के ऊपर इतनी ज़्यादा फंडिंग नहीं दी जाती है। प्लस जो हमारे अलग अलग बॉडीज़, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो फंडिंग मिल रही है, ज़्यादातर फंडिंग यहाँ पर आईआईटीज़ में चली जाती है, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में चली जाती है। इवन केवल साइंस वाले सेक्शंस के अंदर में ज़्यादा काम हो रहा है, बाकी सारे दूसरे सेक्टर्स में काम हो ही नहीं पा रहा है ना। तो उस चीज़ को भी बैलेंस करने का काम करेगा एनआरएफ, समझ गए। उसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो हमारे देश में बहुत कम है, इसको बराबर करेगा। ठीक है, जो 56% रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर खर्चा हो रहा है वो केवल हमारी सरकार कर रही है, डायरेक्टली सरकार की साइड से हो रहा है, जबकि प्राइवेट सेक्टर केवल और केवल 35% का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 35% खर्च रहा है। जबकि इंडिया के ये जो हालात हैं, इंडिया के इस पर्टिकुलर सिचुएशन से दुनिया भर की सिचुएशन कंपैरिजन करोगे तो वो अलग है। दुनिया भर की मेजर कंट्रीज़ में जो प्राइवेट सेक्टर का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो ज़्यादा है। इजराइल में 88% का प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है, इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर को भी बराबर पर लेकर आना, उनका इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ करना, उनको भी विश्वास होगा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इसलिए एनआरएफ को लेकर आया जा रहा है। दूसरा, एक और पॉइंट यहाँ पर इसलिए भी एनआरएफ की ज़रूरत है क्योंकि जो भी आज हमारे पास बॉडीज़ हैं, जो सर्ब वगैरह बॉडीज़ हैं, वो केवल नेचुरल साइंस के प्रति रिसर्च कर रही हैं, जबकि सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बाकी इनोवेशंस रह जाते हैं। तो उसके ऊपर भी मेजर फोकस करने के लिए यहाँ पर एनआरएफ बॉडी है। एनआरएफ बॉडी हर एक सेक्शंस के ऊपर में प्रॉपर फोकस करने वाला है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो ये एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये किस प्रकार से काम करेगा, कैसे यहाँ पर ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। पहली चीज़, ये एक प्लेटफॉर्म हमें देने वाला है। एनआरएफ क्या करेगा, एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। इंडिया के जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो रिसर्च को लेकर काम कर रहे हैं, उन सब के लिए एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म होगा, जहाँ पे सभी डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके आपस में मिलकर वर्क कर रहे होंगे। ठीक है, अपने जो बराबर चैलेंजेस है, जो चुनौतियां हैं, उसका आपस में मिलकर जो सॉल्यूशंस है वो लाने की कोशिश कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, चाइल्ड न्यूट्रिशन, एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, ये कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी कि आपस में मिलकर काम करें। तो ऐसे चीज़ को प्रमोट करने का काम करेगा एनआरएफ, समझ गए। अब फिर उसके बाद में दूसरा जो एनआरएफ का मेन काम होने वाला है वो है फॉस्टर कोलैबोरेशन। वही चीज़ अगेन हमारा प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के इंस्टीट्यूशंस, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब आज के समय पर बिखरे पड़े हैं। अगर कोई रिसर्च वगैरह कर रहा है, उस पर पैसा खर्च रहा है, तो अलग अलग कर रहे हैं। लेकिन एनआरएफ क्या करेगा, अगेन सबको साथ में लेकर आएगा, सबके बीच में एक कोलैबोरेशन को मेंटेन करेगा, क्योंकि अभी सब बिखरे हुए हैं तो कमज़ोर हैं, सब साथ में आ जाएंगे तो मजबूत हो जाएंगे, समझ गए। नए नए आइडियाज़, नए इनोवेशंस को यहाँ पर पुशअप मिलता हुआ नजर आएगा। तो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल के जो अलग अलग संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भारत की कैपेसिटी के लिए। इनको साथ मिलाना इंपॉर्टेंट बनता है, तो एनआरएफ इनको साथ मिलाने का काम करेगा। फिर उसके बाद में अब यहाँ पे जो ये हमारा एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये क्या क्या चैलेंजेस को, क्या क्या चुनौतियाँ भी फेस कर रहा है, वो यहाँ पर बताया गया है। तो पहला चैलेंज यहाँ पर यह है कि इसमें प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है, मेंटरशिप की कमी है, प्लस कैरियर डेवलपमेंट सपोर्ट भी नहीं है। अब आप प्रॉपर मेंटरशिप नहीं दे रहे हो, प्लस यहाँ पे आगे कोई करियर बनेगा नहीं बनेगा, वहाँ पर उसमें एक सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस चीज़ का यहाँ पर इशू है। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है हमारे रिसर्चर्स के लिए कि उनको स्किल्स डेवलप की जाए। स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर में उनके करियर के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक घातक साबित हो जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पर इस प्रोसेस में हम ज़्यादा मजबूत नहीं हुए हैं। दूसरा जो यहाँ पर चैलेंज है
वो है इनएडिक्वेट सपोर्ट फॉर रिसर्च मैनेजमेंट। रिसर्च के ऊपर में ज़्यादा कोई सपोर्ट मिलता नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, एकेडमिक लीडरशिप, लैब मैनेजमेंट, कहीं पर भी सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से रिसर्च की क्वालिटी काफ़ी बेकार होती है, कभी कभी डेटा लीक हो जाता है ना। तो ये भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा जो यहाँ पर जो चैलेंज है इंडिया में रिसर्च में, वो है वेमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वेमेन अंडर रिप्रेजेंट हैं इंडिया में। जब हम लोग बात करते हैं रिसर्च की, तो इस पर्टिकुलर रिसर्च प्रोसेस में या साइंस वाले डिपार्टमेंट में फैकल्टी की पोजीशन पर आप देखोगे तो महिलाओं की संख्या कम है, जबकि पुरुष की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन भी यहाँ पर हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज है कि भारत में इक्विटेबल फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि इक्वली समानता के तौर पर यहाँ पर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने को मिलेगा, एक समान पैसा नहीं बटा हुआ है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो एनआरएफ को इंश्योर करना होगा। एनआरएफ को प्रॉब्लम भी यही आएगी कि प्रॉपर हम कैसे फंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे देश के अलग अलग सेक्शंस में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एनआरएफ के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। बाकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहने वाला है, प्लस यहाँ पे लोगों के पास में जो अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, वो भी एक काफ़ी बड़ी कमी रहने वाली है ना। तो इसको भी यहाँ पे पूरा करने के ऊपर मेन फोकस किया जाएगा। इसका एकमात्र सोल्यूशन क्या हो सकता है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड यही होगा कि रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर स्पेंडिंग, जो पैसा खर्चा है वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा हमें। दूसरा, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को भी हमें इंश्योर करना होगा। जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसका मेन मकसद है कि भारत में क्वालिटी है ना, उसके बाद में रिसर्च और इनोवेशंस में इसका जो इम्पैक्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाए, इसमें से ज़्यादा आउटपुट हम लोग निकाल सकें। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये हेल्पफुल तो होने वाला है। बहुत बहुत बड़े बड़े टैलेंट्स को यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा, इंडिया से प्लस दुनिया भर से भी यहाँ पर टैलेंट्स को अट्रैक्ट करने का ये काम करेगा। तो एनआरएफ क्या है, कैसे काम करने वाला है, क्या चैलेंजेस हैं, हर एक सेक्शन, हर एक लाइन को मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनने के 100% चांसेस हैं। नाउ आज का मेंस का क्वेश्चन इसी वाले आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है, तो आज का मेंस का क्वेश्चन भी ज़रूर से अटैम्प्ट करना है सभी लोगों को। क्वेश्चन क्या है कि जो एनआरएफ है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, एनआरएफ विल प्रमोट मल्टी इंस्टीट्यूशनल इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड फंडिंग टू एड्रेस प्रायोरिटाइज्ड एरियाज ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट। एनआरएफ क्या करेगा, हमारे देश में मल्टी इंस्टीट्यूशनल कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको साथ में लेकर आएगा, कई सारे डिपार्टमेंट्स को साथ में लेकर आएगा, साथ में मिलकर रिसर्च के ऊपर काम करेगा, प्लस भारत के डेवलपमेंट के अंदर में जो इंपॉर्टेंट एरियाज़ है उसको यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एड्रेस करने का काम करेगा, उस एरियाज़ के ऊपर थोड़ा अच्छे से काम करने के ऊपर फोकस करेगा, ठीक है। तो इसको लिखना है 250 शब्दों में। तो कैसे यहाँ पर इंडिया के डेवलपमेंट के ऊपर एक फोकस कर सकता है, आपने समझाना है। हिंदी में एक बार रीड कर देता हूँ। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भारत के विकास के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को संबोधित करने के लिए बहुसंस्थागत, अंतर विषयक अनुसंधान और वित्त पोषण को बढ़ावा देगा। आप इससे क्या सोचते हो, कैसे यहाँ पर ये वाकई में इंडिया के डेवलपमेंट को ग्रो करने वाला है और ज़्यादा इंक्रीज़ करने वाला है? 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, आपने टेलीग्राम पर जाना है। टेलीग्राम पर जाने के बाद में सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लिखकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा ग्रुप काम कर रहा है, आप भी जाकर उसका हिस्सा बन सकते हो। चलो आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल पर। ना जो अगला एडिटोरियल है ये बात करता है क्वाइट डिप्लोमेसी कुड ईज साउथ सी टेंशंस। साउथ सी के जो टेंशंस है, साउथ सी के अंदर जो साउथ चाइना सी में जो प्रॉब्लम्स हैं, उस प्रॉब्लम्स को यहाँ पर एक शांत तरीके से निपटाया जा सकता है। पहले आपको साउथ चाइना सी मैप में देखना होगा ताकि हम समझ सकें कि आखिरकार हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। ये मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर आपको चाइना नज़र आएगा, चाइना के आसपास ये कुछ कंट्रीज़ नज़र आएंगे। फिलीपींस दिख रहा होगा आपको, फिलीपींस का नाम ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलीपींस, चाइना, कुछ छोटे छोटे देश और हैं, वियतनाम है नीचे, थाईलैंड है। ये है साउथ चाइना सी, यहीं आपको ये पूरा साउथ चाइना सी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा समुद्र वाला हिस्सा है ना, इस समुद्र वाले हिस्से को चाइना क्लेम करता है। चाइना बोलता है ये पूरा समुद्र वाला रीजन, ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, फिलीपींस के कई सारे बीच में आइलैंड्स आ जाते हैं, वियतनाम के आइलैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे,
तो चाइना बोलता है ये पूरा साउथ चाइना सी मेरा, ये आइलैंड्स मेरे हैं। अब इसको लेकर डिस्प्यूट हो जाते हैं। फिलीपीन बोलता है नहीं आइलैंड मेरा है, चाइना बोलता है नहीं ये मेरा है। इस प्रकार के डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलेंगे। समझ गए? तो साउथ चाइना सी को यहाँ पर इस प्रकार से आप फिर से देख सकते हो। यह है आपका पूरा का पूरा साउथ चाइना सी, जहाँ पे कई सारी कंट्रीज़ आती हैं। ताइवान आपको देखने को मिलेगा, ताइवान के अलावा इधर फिलीपींस देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको प्योर्टो देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे मलेशिया है, वियतनाम है, कई सारी कंट्रीज़ जो हैं साउथ चाइना सी के आसपास हैं। इस पूरे सी को, इस पूरे समुद्र को चाइना क्लेम करता है। यहीं पर 9 डैश लाइन भी है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 9 डैश लाइन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर सी के अंदर में कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल स्प्रैटले आइलैंड्स है, पार्सल आइलैंड है, अब यहाँ पर स्कारब्रो आइलैंड्स है। ये कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे कि यहाँ पर फिलीपींस के आसपास आइलैंड है। फिलीपीन बोलता है नहीं ये आइलैंड मेरा है, चाइना बोलता है नहीं साउथ चाइना सी के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब साउथ चाइना सी चाइना का है, तो कहीं ना कहीं आइलैंड भी चाइना का है। ऐसे यहाँ पर डिस्प्यूट्स रहते हैं साउथ चाइना सी को लेकर, चाइना और कई सारी कंट्रीज़ के बीच में। समझ गए? नाउ अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार राइटर ने एडिटोरियल क्यों लिखा है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, भारत के फॉरेन मिनिस्टर और अभी फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर, दोनों के बीच में 29 जून को एक मीटिंग होती है। 29 जून जो तारीख निकली है, 29 जून को फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर, इन दोनों के बीच में एक जॉइंट कमीशन के बेसिस पर बायलैटरल कोऑपरेशन को लेकर मीटिंग की गई। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि दोनों देशों को, यानी इंडिया और फिलीपींस को, फिलीपींस अभी साउथ चाइना सी के बराबर मैंने आपको दिखाया था, तो फिलीपींस और इंडिया के जो 75 साल के रिलेशंस है वो भी आपको पूरे देखने को मिलेंगे। इनकी डिप्लोमेटिक हिस्ट्री यहाँ पर 75 ईयर्स पुरानी आपको ये नज़र आएगी। तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर जी, एस जयशंकर ने जो फिलीपींस के फॉरेन मिनिस्टर हैं एनरिक मैनालो, इन दोनों के बीच में यहाँ पर अभी एक बड़े बड़े डिस्कशंस होते हैं। दोनों कंट्रीज़ आपस में किस प्रकार से बायलैटरल बेसिस पर कोऑपरेट करके चल सकती हैं, उसको लेकर अभी बातचीत की गई है। इस वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो साउथ चाइना सी का जो इशू है वो यहाँ पे राइटर ने उठाया है। राइटर बोलते हैं कि जो साउथ चाइना सी है, आप इस पूरे समुद्र को देखोगे तो साउथ चाइना सी में जो मनीला है, मनीला बेसिकली फिलीपीन की ही एक कैपिटल है। ठीक है, तो फिलीपीन की हम बात करें, जब मनीला बात करूँगा तो मैं फिलीपीन की बात कर रहा हूँ। तो जो मनीला है, यानी कि जो फिलीपीन है, फिलीपीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आप कह सकते हो पूरे के पूरे पैसिफिक ओशन के अंदर में। तो फिलीपीन के साथ में हमारे रिलेशंस बढ़कर होना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पैसिफिक ओशन में अपना थोड़ा बहुत अगर कंट्रीब्यूशन देना है तो। उसके अलावा फिलीपींस और इंडिया के बीच में जो कॉपरेशंस हैं, जो इनके संबंध है, वो पिछले कुछ सालों में काफ़ी मजबूत हुए हैं। फिलीपींस ने कई सारी चीज़ें इंडिया से परचेज़ की हैं, दोनों के बीच का व्यापार काफ़ी ज़्यादा भयंकर देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर फिलीपींस इंडिया से परचेज़ करता है। उसके अलावा दोनों के बीच में जॉइंट एक्सरसाइजेज, अभ्यास, मैरीटाइम सिक्योरिटी, है ना, इस प्रकार की चीज़ें भी नज़र आती हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है मल्टीलेटरल इश्यूज़ को लेकर एक एग्रीमेंट। क्या हुआ कि इंडिया और फिलीपींस ने मिलकर ये डिसाइड किया कि कोई भी मल्टीलेटरल इश्यूज़ जो होंगे साउथ चाइना सी में, जो विवाद होंगे, उन विवाद में इंडिया चाइना साथ में मिलकर काम करेंगे। इस प्रकार का एग्रीमेंट दोनों ने साइन कर लिया। अब इंडिया ने यहाँ पर जोर दिया है थोड़ा सा, किस चीज़ के ऊपर में, इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में, क्योंकि फिलीपीन ने ये बोला साउथ चाइना सी के अंदर में देखो चाइना जो है क्या हरकतें दिखाता रहता है, चाइना जो है हमारे टेरिटरीज़ को क्लेम करने की कोशिश करता है। इंडिया ने यहाँ पर जोर दिया इंटरनेशनल लॉ के ऊपर में, स्पेशली यूएन क्लॉज के ऊपर में। ठीक है, अब ये यूएन क्लॉज क्या है दोस्तों, आपको पता होगा, यह है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, दुनिया में जितना भी समुद्र है उसको लेकर मेजरली कानून के ऊपर फोकस करने का काम करता है, दुनिया भर के समुद्र को रेगुलेट करने का काम करता है यूएन क्लॉज। तो यूएन क्लॉज ने यहाँ पर ऑलरेडी कह सकते हो इंडिया को कई बार अलग अलग सेक्शंस में सपोर्ट किया है, और इस प्रकार से यूएन क्लॉज के कई सारे डिसीजंस ऐसे हैं उसमें फिलीपींस को भी सपोर्ट किया गया है। तो राइटर ये बोलते हैं कि फिलीपीन ने अपना जो एक केस है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर में, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इसमें अपना केस दर्ज करवा दिया। कि कौन सा केस था, चाइना और फिलीपींस के बीच में जो ये साउथ चाइना सी को लेकर विवाद है, ये वाला डिस्प्यूट। अब इस इंटरनेशनल कोर्ट में जो फिलीपीन है इन्होंने यहाँ पर अपना केस दर्ज करवाया। अब चाइना ने क्या किया, इस केस से विड्रॉवल कर लिया। चाइना ने 19 फरवरी 2013 में विड्रॉ कर लिया कि हम इस केस में है ही नहीं। लेकिन यूएन क्लॉज की गाइडलाइन ये बोलती है कि अगर कोई देश, कोई दूसरी पार्टी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तब भी प्रोसीडिंग्स रुकेंगी नहीं, चलती रहेंगी प्रोसीडिंग्स। और कहीं ना कहीं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, जिस कोर्ट में ये फिलीपीन पहुंचा था, उन्होंने यहाँ पर अपना 12 जुलाई 2016 में एक फाइनल ऑर्डर रिलीज़ किया। और 12 जुलाई 2016 में फाइनल ऑर्डर रिलीज़ करते हुए जो अपना डिसीजन है वो फिलीपीन के फेवर में सुनाया कि फिलीपीन यहाँ पर सही है,
जो चाइना है ये पूरे साउथ चाइना सी को क्लेम नहीं कर सकता। आप इतिहास पढ़ लो, इतिहास में क्या है, चाइना साउथ जो चाइना है वो मनीला को क्लेम कर रहा है, सीधा पूरे फिलीपींस को क्लेम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्लेम है चाइना का, ये पूरी तरह से इलीगल है, गलत है। ये बात ट्राइब्यूनल के पूरे डिसीजन में आती है और ये डिसीजन पूरा तरह से फाइनल है। ऐसा यहाँ पर यूएन क्लॉज ने बोला कि चाइना आज के समय पर साउथ चाइना सी में गलत कर रहा है किसी भी कंट्री के साथ में, अगर उन टेरिटरीज़ को खुद क्लेम करने की कोशिश करता है तो। ये यहाँ पर इसने डिटरमाइन किया। अब चाइना बात मानता नहीं है, आपको पता है, यहाँ पर उनकी भी बात यहाँ पर चाइना ने सुनी नहीं है यूएन क्लॉज की, और उसके बावजूद यहाँ पर बार बार फिलीपींस के आसपास का जो समुद्र वाला हिस्सा है उसमें घुसने की कोशिश करता है। तो यूएन क्लॉज ने बोला है कि चाइना ने कई बार फिलीपीन का जो मैरीटाइम एनवायरमेंट है, उनके आसपास का जो समुद्र का हिस्सा है, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। और कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बताया कि चाइना ने कई सारे जो राइट्स हैं, फिलीपींस के जो राइट्स हैं, जो उनको हक मिले हुए हैं, उनका वायलेशन किया, उनका हनन किया है। हर एक देश के पास में अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मतलब ये होता है कि जो भी देश समुद्र से बाउंड्री को टच करता है, समुद्र का कुछ हिस्सा, लगभग समुद्र का मतलब उस देश की बाउंड्री से समुद्र का 370 किलोमीटर तक का दायरे का जो हिस्सा है वो उस पर्टिकुलर कंट्री के कंट्रोल के अंडर में आता है। ठीक है, जैसे इंडिया का काफ़ी बड़ा बाउंड्री आपको समुद्र से टच हुआ हुआ नजर आएगा, तो इंडिया का खुद का भी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में समुद्र का कुछ हिस्सा भारत के कंट्रोल में आएगा। इस प्रकार से फिलीपींस का आसपास का समुद्र का हिस्सा फिलीपींस के कंट्रोल में है। लेकिन चाइना फिलीपींस वाले समुद्र वाले हिस्से में घुसकर वहाँ पे मछली पकड़ना, पेट्रोल का एक्सप्लोरेशन करना, आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये सारी हरकतें कर रहा है। तो अगेन ये चाइना गलत कर रहा है। ये इस चीज़ को जो निंदा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की है कोर्ट ने। चाइना के पास में कोई भी लीगल बेसिस नहीं है, कोई भी हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि हाँ साउथ चाइना सी चाइना का है, इस प्रकार के कोई एविडेंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ कुछ और यहाँ पर बोलते हैं। अब चाइना यहाँ पर कई बार इंटरनेशनल लॉ को डिसओबे कर चुका है, उनकी जो बात है उनकी बात भी यहाँ पर नकार दी है। इसी के बेसिस पर राइटर ने बोला है कि साउथ चाइना सी एक ऐसा इंपॉर्टेंट गेटवे है पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बीच में, क्योंकि आपने ये देखा ये साउथ चाइना सी है, इधर पैसिफिक ओशन है, ये इंडियन ओशन है, तो पैसिफिक इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में एक गेट है, यहीं से आप गुजरते हो इधर जाते हो, तो एक गेट का यहाँ पर मेन काम कर रहा है। ये इस पर्टिकुलर रीजन से काफ़ी सारा व्यापार हो रहा है। दुनिया का एक इम्पॉर्टेंट ओशन वाला यहाँ पर जो रीजन है ये कहलाता है, और इस पर भी यहाँ पर चाइना इस प्रकार की हरकत कर रहा है। इस पूरे समुद्र वाले हिस्से को फ्री और स्टेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर दुनिया भर के व्यापार को कंट्रोल करना है। दुनिया भर का व्यापार अगर स्मूथली चलने देना है ना, दुनिया भर की इकॉनमी को मेंटेन करना है, तो इस एरिया को फ्री रखना है, किसी देश का कंट्रोल ना हो, वरना तो वो अपना कंट्रोल थमा कर कभी भी रास्ता बंद कर देगा, नहीं अब यहाँ पे व्यापार नहीं होगा। तो इंडिया और कई सारे और भी देश हैं, उन सब का भी हक जो है वो यहाँ पर बनता है, उन सब की भी हित की बात होनी चाहिए, वो भी कंट्रीज़ यहाँ पर पास में हैं। ठीक है, तो भले ही यहाँ पर जो हमारा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उन्होंने इस प्रकार की जो बात है वो यहाँ पर रखी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर चाइना जो है ये जो चाइना की हरकत है ना बात मानने की, वो कहीं ना कहीं हमारे साउथ चाइना सी को और डेंजर में डालती हुई नज़र आ रही है। इसके लिए राइटर ने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए हमें यहाँ पर देखो, हमें समझ में तो आ ही चुका है, तो इसके लिए जो हमारा पूरा आसियान ग्रुप है, आसियान ग्रुप मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, पूरे आसियान ग्रुप को साथ में मिलकर एक क्वाइट डिप्लोमेसी, शांतिपूर्वक कुछ ऐसे लीगल मेथड्स यूज़ करके एक बॉडी बनानी होगी, पूरा पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस का, रूल्स एंड रेगुलेशंस का ऐसा ढांचा बना देना होगा जिसमें चाइना को फंसाना होगा, चाइना को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ये देश सब साथ में इकट्ठे हो जाएंगे। आसियान देश की बात कर रहे हैं, आसियान में कम देश नहीं है, 10 देश हैं टोटल। तो अगर ये आसियान कंट्रीज़ 10 देश चाइना के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं तो साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज चाइना को भेज सकते हैं और चाइना को बोल सकते हैं कि अपनी टेरिटरी के अंडर में रहो, किसी दूसरे की टेरिटरी में झांकने की कोशिश ना करो। अब ये आसियान कंट्रीज़ कौन सी हैं, तो आसियान कंट्रीज़ अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप में एग्जैक्टली दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा, ये इंडिया का मैप हुआ, ये जो मैंने सर्कल बनाया ये आसियान कंट्रीज़ हैं। यहीं पे तो साउथ चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी हो गया, ये इंडिया हो गया, ये आसियान कंट्रीज़ हो गई। तो इंडिया और आसियान कंट्रीज़ सब मिलकर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस तैयार कर सकते हैं, चाइना के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं कि साउथ चाइना सी को फ्री किया जा सके, चाइना का जो कंट्रोल है उससे दूर किया जा सके। ठीक है, तो आसियान ग्रुप में टोटल 10 देश आते हैं। वो 10 देश कौन कौन से हैं दोस्तों, नाम ध्यान रखना इनके, लाओस, वियतनाम,
म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई। ये आपको 10 कंट्रीज़ देखने को मिल जाती हैं आसियान के अंदर में। अगर आपको नाम याद रखना है 10 के 10 का, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है, जैसे G20 कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया गया था, तो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस करके आप इन 10 के 10 देशों का नाम याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपने आसियान ग्रुप के नाम कैसे याद रखने हैं? टीवी क्लिप ऑफ एमबीबीएस। टी स्टैंड्स फॉर थाईलैंड, वी से वियतनाम, सी से कैम्बोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, पी से फिलीपींस, एम से मलेशिया और एक बी से बर्मा। बर्मा मतलब म्यांमार। ठीक है, म्यांमार का नाम बर्मा भी था। उसके अलावा बी से ब्रुनेई, देन उसके बाद में एस से सिंगापुर। ठीक है, तो यह है हमारी आसियान की टोटल 10 कंट्रीज़। तो आई होप दोस्तों आपको ये आर्टिकल्स अच्छे से समझ में आ चुके हैं। आज का एनालिसिस बेहतरीन तरीके से आपको क्लियर हो चुका है, बहुत कुछ जानने को मिला है। नाउ फाइनली अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये था, कौन कौन सी नदियां हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से पास होती हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्यास, चेनाब, रावी, सतलज एंड यमुना। ठीक है, क्योंकि आपको अगर यमुना के बारे में पता होता कि यमुना भी हिमाचल प्रदेश से गुजरती है, अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, यमुना न्यूज़ में भी है, फ्लड को लेकर अभी मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते थे कि हाँ, यमुना निकलती है, हिमाचल प्रदेश से पास होती है, लेकिन यहाँ पर ऊपर तीनों ऑप्शन में यमुना नहीं है, तो फटाफट यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बता सकते थे। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन। बाकी दोस्तों पेड ग्रुप के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर ही चुका हूँ। मेक श्योर करना आप उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहो तो ज़रूर से आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। दोस्तों पीडीएफ आने में, जैसे हमारा पेड ग्रुप होता है उसमें पीडीएफ कभी कभी थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो जैसे आज हो सकता है यहाँ पर डिले हो जाए, तो आप परेशान मत हुआ करो, वो पीडीएफ आपको मिलेगा, 100% मिलेगा, चाहे रात तक मिले लेकिन मिल जाएगा। ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।